नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7 साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, क्लास 6 की साइंस की जो टेक्स्ट बुक थी क्यूरियोसिटी, उसमें चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वी लर्न अबाउट process essential for survival of living beings like nutrition, respiration, excretion and reproduction। क्या कह रहे हैं कि भाई ग्रेड 6 यानी कक्षा 6 की साइंस की जो टेक्स्ट बुक थी क्यूरियोसिटी, उसमें एक चैप्टर था जिसका नाम था लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि किसी भी लिविंग बीइंग, किसी भी जीवित जीव के सर्वाइवल के लिए, मतलब किसी भी जीवित जीव के जीवित रहने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन और रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इन सभी को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। इन सभी को साथ में लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ चलाने वाली प्रोसेस कहा जाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल। इस चैप्टर में हम लोग जो लाइफ प्रोसेस हैं हमारी, जैसे कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। क्या कह रहा है कि आप अपने सराउंडिंग को यानी कि आप अपने आसपास की जगह को ऑब्जर्व करो। एंड नोटिस व्हाट एनिमल्स ईट, और नोटिस करो कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खा रहे हैं। एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। बीज एंड सनबर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बीज यानी कि मक्खियाँ और सनबर्ड जो हैं ये फूलों के रस को चूसती हैं। while infants of humans and many other animals feed on their mother's milk। जबकि इंसान और भी कई सारे जानवरों के जो नवजात बच्चे होते हैं वो माँ के दूध को पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon। सांप जैसे कि पाइथन हो गया वो अपने शिकार को निगल जाता है। Some aquatic animals filter tiny food particle floating nearby and feed upon them। कुछ पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो अपने आसपास के छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, यानी कि उसको छान के अलग करते हैं और उसी को खाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड विच इनेबल्स देम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जानवर, जिनमें इंसान भी शामिल है, इनको खाने से अपनी ऊर्जा मिलती है और इसी से वो लाइफ प्रोसेस अपनी करते हैं। Animals consume food that contains complex components such as carbohydrate, protein and fat। Animals ऐसे खाने को कंज्यूम करते हैं, ऐसे खाने को खाते हैं जिनमें हमारे कई सारे कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब मौजूद होते हैं। These complex food components have to be broken down into simpler form before the body can use them। ये जो पेचीदा फूड कंपोनेंट्स होते हैं इनको और भी ज़्यादा सिंपलर फॉर्म यानी कि सरल रूप में तोड़ना होता है, उसी के बाद में हमारा शरीर इनको सोख पाता है, सीधे इनको नहीं सोख पाता है। बट हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन्स। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की, ये कैसे होती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। क्या कह रहे हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स होते हैं इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का ये जो काम है, ये एक लंबी सी ट्यूब जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल कहते हैं उसके अंदर होता है। दिस प्रोसेस स्टार्ट इन माउथ एंड एट द एनस। ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये हमारे माउथ यानी कि मुंह पे शुरू हो जाती है और एनस पे ख़त्म होती है। एनस वो पार्ट होता है जहाँ से हम लोग उसके बाद में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना।
As food moves through this canal, digestive juice secreted at different part break it down into simpler form. जो खाना है जब वो इस कैनल से होते हुए गुजरता है, यानी कि इस पूरे रास्ते से होते हुए गुजरता है, तो उसमें जो डाइजेस्टिव जूस हैं, यानी कि पाचन के लिए जो जूस हैं, वो अलग अलग अंगों द्वारा निकाले जाते हैं और वो खाने को तोड़ देते हैं, किसमें? सिंपलर फॉर्म्स में. This simplest form of food is observed by different part of our alimentary canal and transported to the various part of our body to carry out various functions. ये जो सिंपलर फॉर्म जो कि फूड में मतलब जो कॉम्प्लेक्स आपके जो फूड कंपोनेंट थे जो कि अब सिंपलर फॉर्म में टूट चुके हैं, तो ये जो सिंपलर फॉर्म में टूटे हुए जो फूड का ये फॉर्म है, ये शरीर का अलग अलग हिस्सा जो है, एलिमेंट्री कैनाल का जो अलग अलग हिस्सा जो है वो इसको सोख लेता है और शरीर के अलग अलग अंगों में सोखने के बाद में इनको भेज देते हैं ताकि शरीर के बाकी जो फंक्शंस हैं वो हो सके. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण. हाउ डू द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट get broken down into simpler form and used by the body in various animals. क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स ये जो होते हैं, ये जानवरों के अंदर, अलग अलग जानवरों के शरीर के अंदर कैसे सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं. इज दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल एनिमल्स और डज इट वेरी? ये जो प्रक्रिया है क्या ये सभी जानवरों में एक सी रहती है या अलग अलग रहती है? लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन ह्यूमंस. चलिए पहले हम लोग इस प्रक्रिया को इंसानों के अंदर समझने की कोशिश करते हैं. डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो अब हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों के अंदर पाचन को पढ़ने वाले हैं. लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. क्या कह रहे हैं कि चलिए हम लोग फूड का ये जो पूरा सफ़र है, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो खाने का पूरा सफ़र है, इसको ट्रेस करते कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक कैसे क्या जा रहा है. बिगिनिंग विद द माउथ कैविटी, शुरुआत हम लोग माउथ कैविटी से करेंगे, मतलब मुंह से शुरुआत करेंगे. द जर्नी ऑफ द फूड यू ईट बिगेन्स व्हेन इट एंटर्स योर माउथ. आपके खाने का जो सफ़र है वो उसी समय शुरू हो जाता है जब आप उसको खाते हो, मतलब जब आप उसको मुंह में रखते हो. Your teeth break down food you eat into smaller pieces by the process of crushing and chewing. आपके जो दांत होते हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं क्रशिंग और चूइंग यानी चबाने की और उसको पीसने की प्रोसेस से. This process of initial breakdown of food into fine pieces is called mechanical digestion. ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें जो खाना है वो फाइन पीसेस में टूटता है, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं. थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचो. डज योर माउथ फील वाटरी? आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? दिस हैपन्स बिकॉज मोर सलाइवा दैट गेट रिलीज्ड व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप अपने मनपसंद फूड के बारे में, खाने के बारे में सोचते हो तो आपके मुंह से ज़्यादा सलाइवा जो है, ज़्यादा जो लार है वो निकलती है. What do you think is the role of saliva in your mouth? क्या लगता है आपको, आपके मुंह में जो सलाइवा है यानी कि ये जो थूक है, ये जो लाड़ है, इसका क्या काम होता है, ये क्या किरदार निभाती है? What do you feel when you eat other type of food such as चपाती? जब आप चपाती जैसे यानी रोटी जैसे बाकी अलग अलग फूड्स खाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? Let us find out. चलो पता करते हैं. Take a small piece of chapati or a bite-sized portion of boiled rice and chew it properly for 30-60 seconds. क्या कह रहे हैं कि आपको चपाती यानी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है या फिर बाइट साइज मतलब जो छोटे साइज में आपको एक और उबला हुआ चावल ले लेना है और उसको प्रॉपरली ठीक से 30 से 60 सेकंड तक चबाना होगा. एट फर्स्ट, शुरुआत में द चपाती और द राइस हैज़ इट यूजुअल टेस्ट. क्या कह रहे हैं कि भाई शुरुआत में जब आप चबाना शुरू करोगे तो चपाती और चावल का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, पहले तो वही रहेगा. बट एज यू कंटिन्यू च्यूइंग डू यू नोटिस अ चेंज. लेकिन जैसे जैसे आप चबाते जाओगे तो क्या आपको टेस्ट में कुछ चेंज महसूस होगा? दी फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट. जो खाना है वो स्वीट यानी कि थोड़ा मीठा लगने लगेगा. हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चपाती और राइस कंटेन स्टार्च. चपाती और राइस यानी रोटी और चावल में क्या होता है? स्टार्च होता है.
विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आवर सलाइवा कंटेन्स आर डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। हमारा जो सलाइवा होता है उसमें एक खास प्रकार का डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि स्टार्च को तोड़कर शुगर में बदलता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई स्टार्ची फूड लाइक चपाती टेस्ट स्वीट व्हेन यू च्यू इट फॉर लॉन्ग टाइम। यही कारण है कि जब भी जो स्टार्ची फूड यानी ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, जिसकी रोटी अगर आप उसको लंबे समय तक चबाते हो तो इसी वजह से वो मीठा लगने लगता है। सलाइवा ब्रेक हेल्प टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। सलाइवा जो होता है, ये जो लाड़ होती है हमारी, ये खाने को, किसी भी खाने को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ने में हेल्प देती है। साइंस एंड सोसाइटी। आ हेल्दी माउथ रिक्वायर्स गुड ओरल हाइजीन। एक हेल्दी माउथ यानी कि एक स्वस्थ मुंह के लिए आपकी ओरल हाइजीन यानी मुंह की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड क्लीन आवर टंग ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को, जीभ को साफ करना है। एंड रिंस आवर माउथ विद वाटर आफ्टर ईच मील टू प्रिवेंट टूथ डिके एंड बैड स्मेल इन द माउथ। और हर बार खाने के बाद में आपको कुल्ला कर लेना है ताकि जो दांत है वो आपके खराब ना हो और मुंह से आपके बदबू ना आए, ठीक है, मतलब बैड स्मेल ना हो। फाइंड आउट द वे आवर एल्डर्स वर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। आपको अब उन तरीकों का पता लगाना होगा जिससे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करा करते थे, ठीक है। बेसिकली इसके लिए आपको आपके घर में कोई बड़ा हो उसके पास जाना है और उनसे पूछना है कि वो अपने ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखते थे। चलिए दोस्तों, तो अब इसके बाद में है एक्टिविटी 9.1। क्या कह रही है? इसका पहला पॉइंट कह रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक को ए नाम दे दो, दूसरे को बी नाम दे दो। टेक 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में 1 चम्मच उबला हुआ चावल डाल दो। एंड टेक टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 30-60 सेकेंड इन टेस्ट ट्यूब बी। और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको पहले तो चावल को अपने मुंह में डालना है, उबले चावल को मुंह में डालना है, उसको 30 से 60 सेकंड तक चबाना है और फिर चबाने के बाद में आपको उसको टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 मिलीलीटर पानी डालो। नोट द इनिशियल कलर ऑफ द राइस वाटर मिक्सचर इन टेबल 9.1। जो शुरुआत में आप जब पानी डालोगे तो राइस वाटर मिक्सचर का जो शुरुआती रंग है ना, उसको आपको टेबल 9.1 में लिख देना है। Now 3-4 drop of iodine solution into each test tube with help of a dropper। ड्रॉपर की सहायता से आपको आयोडीन सोल्यूशन के 3 से 4 बूंदे दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है। मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब सेपरेटली एंड ऑब्जर्व। दोनों ही टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट हैं उनको आप अलग अलग मिलाओ और फिर ऑब्जर्व करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये दिए इसमें टेबल 9.1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया है इनिशियल कलर बिफोर एडिंग आयोडीन। आयोडीन डालने से पहले इसका इनिशियल कलर कैसा था? तो चावल की वजह से थोड़ा वाइट वाइट, हल्का वाइट वाइट सा रहेगा, ठीक है, दोनों का ऐसे रंग रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें आप आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हो तो जो बॉइल्ड राइस है सिर्फ इसमें ब्लैक ब्लू कलर का, ये पूरा ब्लैक ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो चबाया हुआ बॉइल्ड राइस है इसमें कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, ठीक, लेकिन इस वाले से लाइट रहेगा। अच्छा, इसमें ब्लैक ब्लू होने का रीज़न ये है कि जो आयोडीन है ना, जब भी वो स्टार्च के साथ में रिएक्ट करता है तो ब्लैक ब्लू कलर बनाता है। अब चबाए हुए बॉइल्ड राइस में भाई क्या है, भाई हमारा जो सलाइवा होता है ना, जो लाड़ होती है, उसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है। उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एमिलास, ठीक। तो एमिलास क्या करता है कि जो स्टार्च होता है इसको ये माल्टोज के अंदर तोड़ देता है। स्टार्च को सिंपल शुगर यानी कि वो माल्टोज के अंदर तोड़ देता है। अब क्योंकि चबाने पर जो स्टार्च है वो पहले ही माल्टोज के अंदर टूट चुका है, तो इस वजह से जो ये आयोडीन सॉल्यूशन है ना, ये इसके पास में अब रिएक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इस वाले का कलर जो है वो मेरा आपका ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पे स्टार्च जो था ना वो चबाने की वजह से क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलो, डिड यू ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ बॉइल्ड राइस टर्न ब्लू ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब ए? क्या कह रहा है कि आपने ऑब्जर्व करा कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो बॉइल्ड राइस है यानी जो उबाला हुआ चावल है उसका रंग जो है वो ब्लू ब्लैक हो जा रहा है।
वाइल इन टेस्ट ट्यूब बी, जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें च्यूड बॉइल्ड राइस ईदर डिड नॉट चेंज कलर और टर्न ओनली अ वेरी लाइट ब्लू ब्लैक कलर। क्या कह रहे हैं, जबकि जो चबाया हुआ उबला चावल था उसमें या फिर तो कलर में कोई बदलाव नहीं आया है, और या फिर तो आया है तो बहुत ही हल्का सा ब्लू ब्लैक कलर आया है। What caused the change of color in test tube A? टेस्ट ट्यूब ए में ये चेंज कलर में कैसे हुआ? In grade 6 क्लास 6 में we learned that iodine give a blue black color when it reacts with starch। क्लास 6 के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि आयोडीन जब भी स्टार्च के साथ में रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। इन टेस्ट ट्यूब ए में द अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। टेस्ट ट्यूब ए में जो ब्लू ब्लैक कलर आया है ये स्टार्च की मौजूदगी को क्या करता है, दर्शाता है। इन टेस्ट ट्यूब बी में विच कंटेन्स च्यूड बॉइल्ड राइस इफ देयर इज नो चेंज इन कलर इट इंडिकेट्स दैट द स्टार्च इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। इफ there is only a slight change in color it indicates that starch is present only in very small amount। क्या कह रहे हैं कि भाई टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जिसके अंदर चबाए हुए हमारे उबले चावल रखे हुए थे तो उसमें अगर कोई भी कलर में चेंज नहीं आता है तो इससे ये पता चलता है कि स्टार्च जो है वो अब इसके अंदर मौजूद नहीं है, या फिर अगर हल्का सा रंग में बदलाव आता है मतलब ये कि स्टार्च जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। It has been broken down into simple sugars by the action of saliva। सलाइवा की वजह से जो स्टार्च था वो सिंपल शुगर्स के अंदर टूट चुका है। If the color still appears in test tube B, अगर टेस्ट ट्यूब बी में अब भी कलर आ रहा है, what change would you make in activity to explore it further? आप इस एक्टिविटी में क्या चेंज करोगे इसको और फर्दर आगे एक्सप्लोर करने के लिए? तो भाई इस बार आपको चावल को और अच्छे से चबा लेना है, ठीक है, चबा लोगे तो कलर नहीं आएगा। वुड द कलर चेंज इफ चूइंग टाइम इज इंक्रीज? क्या कह रहे हैं कि क्या रंग में बदलाव आएगा अगर चबाने का टाइम बढ़ा दिया जाए तो? बिल्कुल सर, अगर चबाने का टाइम आप बढ़ा दोगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा स्टार्च को ब्रेक डाउन होने में, ठीक है। चलो, ट्राई टू फाइंड आउट बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी। इसको पता करने की कोशिश करो एक्टिविटी को रिपीट करके। नाउ वी नो दैट सलाइवा सिक्रीशन इन दी माउथ हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अब हमको पता है कि जो सलाइवा सिक्रेशन होता है यानी कि जो लाड़ का निकलना होता है मुंह में, ये स्टार्च को शुगर्स में तोड़ने में हेल्प देता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है यानी कि जो पेचीदा खाने के जो हमारे तत्व हैं उनको साधारण उनके रूपों में तोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन यानी कि पाचन बोलते हैं। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन दी माउथ। खाना जो है वो मुंह में थोड़ा बहुत क्या होता है, पच जाता है। लेट अस लर्न हाउ दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट फर्दर डाइजेस्टेड थ्रू दी एलिमेंट्री कैनाल। चलो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो थोड़ा बहुत पचा हुआ खाना है ये किस प्रकार से आगे जाके और पचता है। तो अब हम लोग इसमें फूड पाइप जिसको कि ओसोफेगस कहा जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अ पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अच्छा, ओसोफेगस जो है ये हमारे माउथ यानी मुंह से लेकर स्टमक के बीच में जाता है, ठीक। ये बेसिकली वो ट्यूब होती है जिससे हमारा जो खाना है ना वो हमारे मुंह से होते होते पेट में जाता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारी फूड पाइप और जो विंड पाइप होती है ना वो ऊपर की तरफ हमारी सेम होती है, ठीक है। थोड़ा जब नीचे आती है ना तब वो अलग अलग होती है, तो ऊपर ये सेम होती है। When you chew food, जब आप अपना खाना चबाते हो, your saliva not only help in digesting this starch but also moisten it। जब आप खाने को चबाते हो तो आपकी जो लाड़ होती है वो सिर्फ स्टार्च को नहीं पचाती बल्कि खाने को मॉइस्चन कर देती है, मतलब नम कर देती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और निगलने में आसान हो जाता है। Your tongue help in mixing chewed food with saliva and pushing this softened food into a long flexible tube called the food pipe or the esophagus। But how does the food move down? क्या कह रहे हैं कि भाई आपकी जो जीभ होती है वो सलाइवा को खाने में मिलाने में मदद देती है। इसके अलावा जो आपका अच्छे से चबाया हुआ खाना है उसको
आपकी जो फूड पाइप है उसमें पुश करने में हेल्प देती है। ठीक है, चबाने के बाद में जो आपका खाना है वो आपकी एक फ्लेक्सिबल सी लंबी सी ट्यूब होती है, फूड पाइप होता है, उसमें वो जाता है। इसको ओसोफेगस कहते हैं। ठीक है, इसको फूड पाइप या ओसोफेगस कहते हैं इस ट्यूब को। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं लेकिन ये बताइए कि जो खाना है वो आखिर नीचे कैसे आता है। The wall of food pipe gently contract and relax in a wave-like motion to push the food down into the stomach। अच्छा, जो फूड पाइप की वॉल्स होती है, जो दीवारें होती हैं, वो आहिस्ते से बंद और खुलती हैं, रिलैक्स होती हैं और वेव मोशन, जैसे वेव नहीं होती लहर, उसकी तरीके से ये मोशन करती हैं, जिससे कि जो खाना है ना वो नीचे पेट में पुश होता आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाना था ना, तो ये वेव ऐसे मोशन में इनका मूवमेंट हो रहा है, जिससे कि खाना नीचे जाता जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, तो इसमें यही कह रहे हैं, द वॉल ऑफ द फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। जो दीवार होती है फूड पाइप की, वो बहुत ही आहिस्ते से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है ए वेव लाइक मोशन में, जिससे कि खाना नीचे जाता है पेट में। दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड फॉरवर्ड। ये जो मूवमेंट है, ये जो हलचल है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती रहती है और खाने को इससे ये आगे भेजता रहता है। स्टमक, अब हम लोग पेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन द स्टमक यानी पेट में, द वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड। जो वॉल है यानी कि पेट की जो वॉल होती है, वो क्या करती है, सिकुड़ती है, रिलैक्स करती है, ताकि जो फूड है, जो खाना है, वो अच्छे से चर्न हो सके, अंदर घूम सके। The churned food is then mixed with a secretion from the inner lining of the stomach। जो churned food है यानी कि अच्छे से जो मिला हुआ घुमा हुआ खाना है, इसमें बाद में पेट की इनर लाइनिंग से डाइजेस्टिव जूस निकलता है एक प्रकार का, वो उसमें मिलता है। द सेक्रेशन फ्रॉम द स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस। जो सेक्रेशन है स्टमक में, जो इनर वॉल है, उसमें जो सेक्रेशन होता है यानी कि जो चीज़ निकलती है, वो होती है डाइजेस्टिव जूस, एसिड्स और म्यूकस। द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट। जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि स्टमक के अंदर मौजूद होता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है और सिंपलर कंपोनेंट्स में नहीं, और उसके साधारण रूपों में। द एसिड नॉट ओनली हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन बट ऑल्सो किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो एसिड मौजूद होता है पेट के अंदर, वो ना सिर्फ प्रोटीन को तोड़ने में मदद देता है, बल्कि कई सारे जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको भी मार देता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। और जो म्यूकस निकलता है, वो स्टमक को यानी कि पेट को एसिड से, जो एसिड हमारे पेट में निकल रहा है ना, उससे बचाता है। प्रिवेंटिंग डैमेज, जो कि डैमेज को रोकता है। इन द स्टमक में द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी लिक्विड मास। जो खाना है अब वो थोड़ा और पचता है और अब वो सेमी लिक्विड यानी कि थोड़े से तरल जैसे पदार्थ में बदल जाता है। प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, जो कि अपने अगले डाइजेशन के पड़ाव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भाई स्टमक है, ये स्टमक वॉल है। ठीक है, और इसी वॉल में से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, एसिड और म्यूकस। ठीक है दोस्तों, चलिए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स। हाउ डिड साइंटिस्ट लर्न अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी शरीर के अंदर डाइजेशन के बारे में वैज्ञानिकों को कैसे पता चला। द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क हैपन बाय चांस। जो ये डिस्कवरी है यानी कि जो खोज है कि पेट कैसे काम करता है, ये बाय चांस इस चीज़ की खोज हुई थी। इन 1822 में अ मैन नेम एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली शॉट इन द स्टमक। एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, इसको गलती से पेट में गोली लग गई थी। ही वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर विलियम बेमाउंट। विलियम बेमाउंट नाम के एक डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट करा। However, his wound never fully healed। लेकिन इनके जो घाव था, वो कभी भी पूरी तरीके से भरा नहीं। Leaving a small permanent hole, और एक हमेशा के लिए एक छोटा सा छेद उसमें रह गया। This opening allowed Dr. Beaumont to observe digestion in the stomach as it happened। इस छोटे से होल की वजह से, छोटे से छेद की वजह से डॉक्टर बियामाउंट जो हैं पेट के अंदर होने वाले डाइजेशन को ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए। He conducted experiments on how different food were broken down and study how emotions affect digestion।
इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे कि अलग अलग जो प्रकार के फूड होते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, साथ ही में जो हमारे इमोशंस यानी कि जो हमारे भावना है वो डाइजेशन पर कैसे इफेक्ट करती है, इसके बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अब हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कह रहे हैं कि भाई स्टमक में यानी कि पेट में अपने सफ़र के बाद में अब जो पार्शली यानी कि जो अभी थोड़ा बहुत पचा हुआ खाना है ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है, मतलब अभी खाना पूरा पचा नहीं है और अब ये छोटी आंत में जाता है। लुक एट फिगर 9.4, फिगर 9.4 को देखो जो कि ये बगल में बना हुआ है। इट इज़ अ स्केच ऑफ अ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, स्केच है। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर आप देख सकते हो माउथ है और सबसे नीचे है एनस। ठीक, अच्छा ये ना स्ट्रेच्ड आउट मतलब हर चीज को फैला के दिखाया गया है, नहीं तो हमारी जो बॉडी है वो अंदर से इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, ऐसी दिखती है, ऐसे। ठीक है, अंदर से इस प्रकार की हमारी बॉडी जो है ना वो ऐसी दिखती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है एनस। ठीक, ये रहा लिवर, ये है आपका स्टमक, यहीं पे नीचे जो देख रहे हो येलो येलो ये होता है पेनक्रियास, इसमें से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये है आपका माउथ और ये है ओसोफेगस जिसको आप फूड पाइप भी कहते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहाँ थे, यहाँ पर थे हम लोग। गेस हाउ लॉन्ग इट इज, गेस कर सकते हो कि कितनी लंबी होती है ये। यू विल बी सरप्राइज दैट ऑल्दो इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम। क्या कह रहे हैं कि आप ये जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होगे कि वैसे तो इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर की होती है, जो कि हो सकता है आपके क्लास के दुगनी लंबाई हो। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आप ये जान के भी सरप्राइज्ड होगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सिक्रीशन फ्रॉम 3 सोर्सेस, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ एंड द 2 स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, द लिवर एंड द पैनक्रियास। क्या कह रहे हैं कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें 3 अलग अलग स्रोतों से डाइजेस्टिव सिक्रीशन यानी कि जो पाचन जो रस है वो आता है। ठीक है, एक तो छोटी आंत की जो इनर लाइनिंग है उसी से निकलता है और दूसरा 2 और हिस्से होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, लिवर और पैनक्रियास, उनसे भी जो पाचन रस है वो इसके अंदर यानी कि छोटी आंत के अंदर आता है। द लिवर सीक्रेट बाइल, लिवर से बाइल निकलता है विच इज माइल्डली बेसिक इन नेचर, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। क्या कह रहे हैं कि भाई याद करिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था हमारे चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक न्यूट्रल में ना, उसको याद करो। Bile neutralize acid present in the food moving down from the stomach and break down fats into tiny droplets, making its digestion easier. क्या कह रही है, जो बाइल होता है ये जो एसिड आया है खाने में, देखो पेट के अंदर हमारा जब खाना जाता है ना तो पेट में एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वो खाने में क्या होता है मिक्स हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया मारता है और वो उसको और भी ज़्यादा कह सकते हो गलाने का काम करता है, लेकिन इसके से जो खाना है ना वो हमारा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और जब यही एसिडिक खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लिवर से निकला हुआ जो बाइल है वो इस एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है ना, और साथ ही में जो फैट होता है उसको भी तोड़ देता है, उसको भी नन्हे बूंदों में तोड़ देता है, जिससे कि फैट को भी आसानी से आप पचा सकते हो। ठीक है, चलो दी पैनक्रियास सिक्रीटेड पैनक्रियाटिक जूस, और जो पैनक्रियास होते हैं उनमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है विच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर एंड हेल्प न्यूट्रलाइज एसिड्स प्रेजेंट इन दी फूड। इसका भी नेचर बेसिक होता है और ये भी खाने में मौजूद जो एसिड होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प देता है। एडिशनली पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। इसके साथ में जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स इनको भी तोड़ता है। दी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक डाउन फैट प्रोटीन एंड पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर फॉर्म्स।
और जो डाइजेस्टिव जूस यानी कि जो पाचन रस निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से, छोटी आंत की दीवार से जो पाचन रस निकल रहा है वो खाने को और भी ज़्यादा तोड़ देता है। खाने में मौजूद जो फैट प्रोटीन है उनको और भी, कार्बोहाइड्रेट है इनको और भी ज़्यादा तोड़ देता है और भी सिंपलर फॉर्म में कर देता है। द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, अब खाने का जो भी ब्रेकडाउन होना था, जो भी टूटना टाटना था, वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब बारी है खाने के जो पोषण तत्व हैं उसके शरीर में सोखने की। ठीक है, तो अब जो भी न्यूट्रिएंट्स अब जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, पच चुके हैं, अब वो छोटी आंत से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ये अब प्रवेश करते हैं। ठीक है, और जो छोटी आंत होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके वॉल में ही ये ब्लड वेसल्स होते हैं और वहाँ पर अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना उससे वो शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण का एब्जॉर्प्शन यानी पोषण का शरीर में सोखना कहते हैं। हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पोषण तत्व है ये हमारे छोटी आंत से कैसे शरीर के अंदर आते हैं, कैसे शरीर के अंदर सोखे जाते हैं। द inner lining of the small intestine is thin and has thousands of finger-like projections that increases the surface area for efficient nutrients absorption। देखो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, उसके करीब बहुत सारे, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे हजारों फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनको ना विली बोलते हैं, विली, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम विली बोलते हैं। और ये सरफेस एरिया मतलब उस सतह को बढ़ा देते हैं जो कि हमारे पचे हुए खाने के संपर्क में आता है। ठीक है, और यही जो होते हैं ना, यही पोषण तत्व सोखते हैं। ठीक है ना, ये ही जो होते हैं ये पोषण तत्व को सोखते हैं और सोखने के बाद में इनके नीचे ही ब्लड वेसल्स होती हैं और उस सोखे हुए पोषण तत्व को ये ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां से पूरे शरीर में चला जाता है वो। ठीक है, चलो, these finger like projections allow the digested nutrients to pass into the blood। ये जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो अब पचे हुए जो पोषण तत्व हैं उसको ब्लड में पास कर देते हैं, विच कैरीज देम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ब्लड जो होता है वो इन पोषण तत्वों को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक लेके जाता है। These nutrients provide energy, support growth and repair and help the body function properly। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषण तत्व होते हैं, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, शरीर में कहीं नुकसान होता है उसको रिपेयर करते हैं। इसके अलावा बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली हों इसमें भी यही सहायता देते हैं। चलिए, साइंस एंड सोसाइटी। Saliska disease is a condition in which the body reacts to gluten, a protein found in wheat, barley and rye। क्या कह रहे हैं कि भाई सेलिस्क डिसीज जो है ये एक ऐसी बीमारी होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी होता है वो ग्लूटेन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, ग्लूटेन के साथ में रिएक्शन करता है और ये ग्लूटेन आपको किस में मिल जाएगा, गेहूं में, जौ में, इन सब में मिल जाएगा। This reaction damages the inner lining of small intestine where nutrients are absorbed। ये जो रिएक्शन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो इनर लाइनिंग है जहाँ पे पोषण तत्वों को सोखा जा रहा है उसको नुकसान पहुँचाती है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है द इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, कि हमारी आंत सही से काम नहीं कर पाती। द ओनली वे टू मैनेज सेलिस्क डिसीज इज टू अवॉइड फूड दैट कंटेन ग्लूटेन। जो एक मात्र तरीका है सेलिस्क डिसीज को मैनेज करने का वो यही है कि ऐसे खाने को ना खाओ जिसमें ग्लूटेन हो। मिलेट लाइक जॉवर, बाजरा एंड रागी आर गुड अल्टरनेटिव बिकॉज दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। मिलेट जैसे कि हमारे जॉवर हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं। मतलब आप गेहूं की जगह पे इसको खा सकते हो क्योंकि ये क्या होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं, इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ठीक है, चलो जी, तो लार्ज इंटेस्टाइन, अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट वैसे यहाँ पे ऑल ऑफ द होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द होना चाहिए। आफ्टर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड द
and observed in the small intestine, what happens to the undigested food? अब ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब सारे पोषण तत्व जो होते हैं वो पच जाते हैं, शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं, छोटी आंत द्वारा सोख लिए जाते हैं, तो बताइए अब जो बचा हुआ खाना है उसका क्या होता है? इट मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो खाना है ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में चला जाता है। The large intestine is about 1.5 मीटर इन लेंथ। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो तकरीबन 1.5 मीटर की होती है। इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से छोटी होती है। देन वाई इज इट कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन? तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? द रीजन इज दैट इट इज वाइडर देन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। रीजन इसका ये है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइडर यानी ज़्यादा चौड़ी होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये अनडाइजेस्टेड फूड से पानी को सोख लेती है, साथ ही में कुछ सॉल्ट्स को सोख लेती है, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो आपका सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है ना, मतलब अब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, अब वो थोड़ा सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा सा सॉलिड हो गया है। दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल। यही जो सेमी सॉलिड वेस्ट है इसको हम लोग स्टूल बोलते हैं। ठीक है, स्टूल जो पॉटी होती है ना उसी को स्टूल बोला जाता है। द स्टूल इज देन स्टोर्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। अब ये जो स्टूल होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है, जो नीचे का हिस्सा है, उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं रेक्टम। Until the body is ready to get rid of it, तब तक ये इकट्ठा रहता है जब तक शरीर से वो निकल नहीं जाता। Eating fiber rich food like fruit, vegetables and whole grain help the large intestine function properly by making the stool easier to pass। क्या कह रहे हैं कि जो फाइबर रिच फूड होते हैं, फाइबर से भरे हुए जो खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि फल हो गए, सब्जी हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, इनसे लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्प मिलती है कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर सकें और जो स्टूल है ना वो इजीली यानी जो पॉटी है वो इजीली पास हो पाती है। फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, अ प्रोसेस नोन एज एग्जिशन। क्या कह रहे कि फाइनली यानी अंत में जो भी अब वेस्ट जो बचा है मटेरियल बॉडी में ये एनस के थ्रू पास हो जाता है। जब आप जाके पॉटी करते हो ना तो उसमें जो पॉटी है वो यही बचा हुआ फूड होता है। ठीक है, यही जो हमारा वेस्ट बचा यही होता है। ठीक, और इस प्रोसेस को हम लोग एग्जिशन बोलते हैं। ठीक है, चलो, दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट, इट डज नॉट नीड कीप यू हेल्दी। और इसी तरीके से आपका शरीर उस वेस्ट को, उस कचरे को सही से बाहर कर देता है जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं होती है और आपको सेहतमंद रखता है। इजंट इट फैसिनेटिंग हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क? क्या कह रहे हैं कि भाई ये कितना फैसिनेटिंग है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट, किस तरीके से वो खाने से पोषण तत्वों को सोख रहा है और जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको शरीर से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले फिगर पर चलते हैं। ठीक है, और इस फिगर की सहायता से अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले खाना जो होता है वो माउथ में आता है। ठीक है, तो खाना को हम मुंह पे क्या करते हैं, मुंह में रख के इसको चबाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको चबा रहे होते हैं तब हमारे खाने में हमारा जो स्लाइवा है ये मिक्स हो रहा होता है और जो टंग होती है ना ये इसको मिक्स करने में हेल्प दे रही होती है। ठीक है, दांत जो होते हैं वो खाने को क्रश कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, और जो टंग है वो इस खाने में सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प कर रही होती है। और ये जो सलाइवा होता है इसमें एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है ना, जो कि खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है, मतलब जो डाइजेशन है यानी कि जो पाचन है वो यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद में जो खाना है ये आगे बढ़ता है। ठीक है, और ये आता है ओसोफेगस में, फूड पाइप में। अब यहाँ से जो खाना है होते होते कहाँ जाता है, सीधे स्टमक में यानी कि पेट में। ठीक, अब पेट के अंदर ना एक एसिड मौजूद होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये इस खाने को और भी ज़्यादा गलाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मारता है। ठीक, अब यहाँ पे जो खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो सिंपलर फॉर्म में और सिंपलर फॉर्म में टूटना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। और टूटने के बाद में अब वो आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ बढ़ जाते हैं, अब वो बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे होते हैं तब इस खाने के अंदर दो चीज़ें और मिलती हैं, पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस और लेवर से निकलने वाला हमारा बाइल जूस, ठीक है ना, लीवर से निकलने वाला बाइल जूस। तो ये दोनों चीज़ें इसमें मिल जाती हैं और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करती हैं। अब जब ये जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, अच्छा इसके अलावा ये दोनों जो होते हैं बाइल जूस और साथ में पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं जिससे कि खाने को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली, उंगली जैसे दिखने वाले विली नाम के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं कि जो अब, क्योंकि आप देखो बॉडी ने ना अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया है, मतलब अब इसको इन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना बॉडी के लिए ईजी है। तो अब जो सिंपलर फॉर्म में टूटे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको ये जो विली होता है ये एब्जॉर्ब करता है। विली के नीचे खून की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो पोषण तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको वो छोड़ देता है, ठीक है। और अब ये जो खून है ये इन पोषण तत्वों को लेकर जाएगा शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे भी उनका काम होगा वहाँ पर, ठीक है। अब जो है बचा हुआ जो खाना है जिसमें सब कुछ निकल चुका है, अब वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो उस खाने में से जो पानी है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से अब जो आपका खाना है वो सेमी सॉलिड बन गया है, ठीक है। और ये सेमी सॉलिड जो खाना है ये जाके रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, और फिर जब आप पॉटी करते हो, जब आप सुबह जाके पॉटी या कभी भी पॉटी करते हो, तो तब ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जर्नी हमारे खाने की मुंह से बाहर निकलने तक की, ठीक है। चलो, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, ठीक है। तो फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या है, द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स वेरियस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन। क्या कह रहे हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी कि जो बड़ी आंत होती है, इसमें कई सारे छोटे छोटे जीवित जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, और ये खाने के पाचन में सहायता देते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। दे ब्रेक डाउन अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली फाइबर एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्रेक डाउन, यानी उसको ये तोड़ते हैं, खास करके जो फाइबर्स होता है ना उसको ये तोड़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पोषण तत्व बनाते हैं। फाइबर रिच फूड एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड लाइक कर्ड, बटर मिल्क, श्रीखंड, कंजी, पिकल, ये क्या है, गुंडरुक एंड पोइटा भाट आर गुड फॉर अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल वेलबींग। जो फाइबर रिच फूड होते हैं, खास करके जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे कि हमारा दही हो गया, ठीक है, दही हो गया, आपका शिखंडी हो गया, कंजी हो गया, ये सब अचार वचार हो गया, ये सब जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। साइंस एंड सोसाइटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज। क्या कह रहे हैं कि भाई अच्छी सेहत को मेंटेन करने में, यानी कि अच्छी सेहत बनाए रखने में जो पाचन का महत्व है, इस चीज़ को सदियों पहले ही पहचान लिया गया था। द चरका संहिता एंड एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट highlight the role of easily digestible foods and the judicious use of spices like ginger, black pepper and cumin to enhance digestion। चरक संहिता जैसी जो प्राचीन आयुर्वेदिक लेख हैं उसके अंदर आसानी से पाचन हो, बढ़िया से आपका पाचन हो, इसके लिए जो किरदार है आसान से पचने वाले भोज का, इसके अलावा जो मसाले जैसे कि अदरक, काली मिर्च, जीरा, इन सब के किरदार के बारे में उसमें हाईलाइट करा गया है, मतलब बताया गया है कि अगर आपको बढ़िया पाचन चाहिए तो इन सब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। एडवांस इन साइंस इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो एम्फसाइज ईटिंग मील्स एट अ प्रॉपर टाइमिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में साइंस ने जो विकास हुआ है वो भी इसी बात पर जोर डालता है कि भाई सही समय पर खाना खाना है। प्रैक्टिस इन माइंडफुल ईटिंग, सोच समझ के खाना खाना है। And avoid overeating as key factors in maintaining digestive health।
और ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हद से ज़्यादा नहीं खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। ये अच्छी डाइजेस्टिव हेल्थ बनाने के लिए क्या हैं की फैक्टर्स हैं। डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमन डू। तो अब जो अगला टॉपिक है वो ये है कि क्या सारे जानवर खाने को उसी प्रकार से पचाते हैं जैसे कि इंसान पचाता है। आई हैव सीन काउस कीप चूइंग द फूड इवन व्हेन दे वर नॉट एक्टिवली गेजिंग और ईटिंग एनीथिंग वाई। बच्चा जो है अब एक सवाल पूछ रहा है कि मैंने देखा है कि गाय जो है वो अपने खाने को चबाती रहती है बैठे बैठे, जब वो कुछ भी चर या खा नहीं रही होती है। ठीक है, इसको ना जुगाली बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जानवर जो होते हैं, खासकर गाय भैंस जो होती हैं, ये बैठे बैठे अपने मुंह को ऐसे चलाती रहती हैं। तो ये क्या चला रही हैं, इसके बारे में अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे इमेज दे रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका माउथ है, ओसोफेगस है, ये इसका पैनक्रियास, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली, और ये इसका रूमन। ठीक है, चलो। ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउस एंड बफालोज पार्शियली च्यू द ग्रास एंड swallow इट इनटू देयर स्टमक। घास खाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, ये पार्शियली यानी कि ये अपने घास को आधा अधूरा चबाते हैं और निगल लेते हैं पेट में सीधे। इन द स्टमक, पेट में, पार्शियली डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस। पेट में खाने का पार्शियल डाइजेशन यानी थोड़ा बहुत पाचन होता है। The partially digested food is brought back to the mouth for gradual chewing। अब ये जो थोड़ा सा पचा हुआ भोजन है ये दोबारा इन जानवरों के मुंह में आता है ताकि उसको क्या करें और चबाएं और उसको तोड़ें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ये जो प्रोसेस होती है इसको रूमिनेशन बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम लोग जुगाली कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। और ये जो जानवर हैं इनको रूमिनेंट बोलते हैं। A cow spend about 8 hours a day just chewing the food। गाय जो है वो दिन के 8 घंटा अपना खाना चबाने में लगा देती है। The thoroughly chewed food again pass down the alimentary canal for further digestion। और अब जो अच्छे से चबाया हुआ खाना है वो फिर से एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए आगे की डाइजेशन में जाता है। अब यहाँ पे बर्ड के लिए दिया हुआ है, बर्ड डू नॉट हैव टीथ। चिड़ियों के टीथ यानी दांत नहीं होते, बट दे हैव चेम्बर कॉल्ड गीजर्स। लेकिन इनके गीजर नाम के क्या होते हैं, पेट में चेम्बर होते हैं। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ गिजर्ड। गिजर्ड की जो वॉल होती है, गिजर्ड की जो बाहरी दीवार होती है, उसके सिकुड़ने और उसके छूटने की जो मोशन होता है ना, इससे खाना जो है वो टूटता है। ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रेट स्मॉल स्टोन्स दैट बर्ड swallow। अच्छा, कुछ चिड़ियाँ जो होती हैं वो ना छोटे छोटे पत्थरों को भी निगल लेती हैं। ठीक है, और उन पत्थरों की वजह से और जो ये गिजर्ड है इसके वॉल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो खाना है वो टूटता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि भाई ये इसका माउथ है, ये इसका ओसोफेगस है, ये रहा यहाँ पे स्टमक, ठीक, और ये गिजर्ड है। ठीक है ना, और ये इसकी इंटेस्टाइन। दिस शोज दैट एनिमल एग्जिबिट वेरिएशन exhibit variations in the structure and the function of alimentary canal to adapt different ways of digesting different kind of food। ये दिखाता है कि जो जानवर होते हैं उनमें पाचन की जो पूरा ढांचा है, पाचन का जो पूरा फंक्शन है वो क्या होता है, अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग होता है। We have learned that the nutrients from digested food आर कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने ये सीखा है कि पचे हुए खाने से मिलने वाला जो पोषण है वो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी। इनमें से कुछ पोषण तत्व शरीर को फिर से बनाने में, उसको रिपेयर करने में उसका इस्तेमाल होता है। वाइल अदर लाइक शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। जबकि कुछ और जैसे कि शुगर जो होते हैं ये और टूटते हैं और शरीर के अंदर ऊर्जा रिलीज करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रक्रिया जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, वो इस्तेमाल करने वाली ऊर्जा में बदलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है दोस्तों? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पोषण तत्व है वो ऊर्जा में बदलता है। Let us now explore how this process occurs in animal। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि जानवरों में ये प्रक्रिया कैसे होती है। Respiration in animals। We learn in grade 6 chapter living creatures exploring their characteristics that all the living beings respire।
क्या कह रहे हैं कि हमने क्लास 6 की जो चैप्टर था लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम लोग ने ये चीज़ सीखी थी कि सारे जो जीवित जीव होते हैं ये रेस्पायर करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स? क्या सारे जानवरों में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया एक सी होती है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। चलिए पहले हम लोग इंसान के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसको सीख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। You know that we breathe in, inhale and breathe out, exhale air continuously to obtain oxygen and release carbon dioxide. आपको पता है कि हम लोग सांस अंदर लेते रहते हैं, इसको बोलते हैं इनहेल, और बाहर छोड़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सहेल। लगातार हम ये करते रहते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन आवर बॉडी? ये जो ऑक्सीजन है इसका इस्तेमाल हमारे शरीर में कैसे होता है? आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? लेट अस फाइंड आउट। क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, सांस लेना या श्वसन, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? चलिए पता करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे सांस लेते हैं? द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जो प्रक्रिया होती है सांस अंदर खींचने की, बाहर छोड़ने की, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक। बिन खाने के एक हफ्ते तक जीवित रहना बहुत ही कठिन है। विदाउट वाटर फॉर अ डे और 2, बिन पानी के 1 या 2 दिन तक जीवित रहना बहुत ही कठिन है। बट विदाउट ब्रीदिंग वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फ्यू मिनट्स। लेकिन बिना ब्रीदिंग के, बिना सांस लिए हम लोग कुछ मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। वाई इज दैट? ऐसा क्यों होता है? ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ। हम सभी जीवित हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं। नॉट जस्ट ह्यूमन्स, प्लांट एंड अदर एनिमल ऑल्सो ब्रीथ। सिर्फ इंसान ही नहीं, पौधे और बाकी जानवर भी सांस लेते हैं। बट हाउ डू वी ब्रीथ? लेकिन हम ब्रीथ कैसे करते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं? जस्ट एज फूड फॉलोज स्पेसिफिक पाथवे इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर बॉडी ऑल्सो हैज स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जिस प्रकार से खाने के जाने के लिए खास रास्ता होता है हमारे पाचन तंत्र में, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इसके भी क्या होते हैं? खास तंत्र होते हैं, खास सिस्टम होते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट एज शोन इन फिगर 9.8। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे हिस्से होते हैं जैसा कि फिगर 9.8 में आप देख सकते हो। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉलो आ स्पेसिफिक पाथवे। इस सिस्टम में जो गैसों का आदान प्रदान है वो कुछ खास रास्तों से होता है। द pathway through which the air is inhaled and exhaled involve various parts of respiratory system assisting in the process of breathing and respiration। क्या कह रहे हैं कि भाई जो रास्ता, जिस रास्ते से सांस अंदर आती है बाहर जाती है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के कई सारे हिस्से मौजूद होते हैं जो कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद अ पेयर ऑफ nasal opening called nostrils through which we inhale and exhale air। क्या कह रहे हैं कि जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी शुरुआत नॉस्ट्रिल्स, हमारे नाक के जो छेद है ना, इनसे होती, नॉस्ट्रिल से होती, नेजल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, वहां से होती है और इन्हीं से हम लोग एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। द इनहेल्ड एयर पास इनटू अ पेयर ऑफ स्मॉल पैसेज कॉल्ड नेजल पैसेज। जो अंदर ली हुई एयर है, अंदर ली हुई जो हवा है, वो छोटे रास्तों से होकर जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नेजल पैसेज। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स? आपकी नाक के अंदर छोटे छोटे जो बाल होते हैं, क्या आपने कभी इसको नोटिस करा? दीज हेयर्स अलॉन्ग विथ म्यूकस हेल्प ट्रैप डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन। ये जो बाल होते हैं म्यूकस के साथ में, ये बाहर से आने वाली मिट्टी और गंदगी को ट्रैप करने का, मतलब बाहर रोकने का काम करते हैं। दिस इज वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। इसीलिए हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। फ्रॉम द नेजल पैसेज द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। नेजल पैसेज से जो ये हवा है ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंचती है विंड पाइप के द्वारा। द विंड पाइप फॉर्म 2 ब्रांचेस। जो विंड पाइप है वो भी 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। जो विंड पाइप है ना, देख रहे हो 2 ब्रांचेस में, इधर बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो ये भी 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है।
द विंड पाइप फ्रॉम टू ब्रांचेस विच एंटर द टू लंग्स, जो कि दो लंग्स में जाती हैं। इन दी लंग्स के अंदर दीज ब्रांचेस फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड फाइनर ब्रांचेस। लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर अब ये जो दो ब्रांचेस गई हैं विंड पाइप की, ये और महीन महीन छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, बट जाती हैं। दैट एंड इन स्मॉल बलून लाइक सैक कॉल्ड एवियोली। ठीक है, और ये जो नन्हे नन्हे पैसेज होते हैं ना, ये छोटे छोटे बलून जैसे, थैली जैसे हिस्से होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली, उसमें ये सारी की सारी जाती हैं। आर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, और हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल। चलिए इससे पहले ना एक बार इस फिगर पर चलते हैं, ठीक है, और इस फिगर की सहायता से मैं आपको रेस्पिरेशन फिर से बढ़िया से समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, अब जब आप सांस अंदर ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपने सांस अंदर ली है ना, इसमें जो एयर मौजूद है वो मिक्स्ड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं अंदर आ रही है, बल्कि जो बाकी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, जो कुछ भी कचरा वचरा है ना, वो सब अंदर आ रहा है। ठीक, अच्छा, नाक के अंदर क्या होते हैं, नाक के अंदर बाल होते हैं और म्यूकस होते हैं। तो बाल और ये जो म्यूकस है ना, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये उसको काम रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब जो एयर है जिसमें ज़्यादा बड़े पार्टिकल मौजूद नहीं है, वो आपके विंड पाइप से होते हुए कहाँ जाएंगे, लंग्स में। ठीक है, अब विंड पाइप जो है वो दो हिस्सों में बट रही है, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो अब एक इधर ये गए, और ये जो विंड पाइप है अब ये आगे जाकर और नन्हे नन्हे देख सकते हो आप ब्रांचेस में बट रहा है कि नहीं बट रहा है, और नन्हे नन्हे ब्रांचेस में ये आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये जो ब्रांचेस है ना, इनके आखिरी में बलून जैसे थैलियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। ठीक, अब ये एल्वियोली क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना जो आपने एयर अंदर ली थी वो लंग्स के अंदर आके एक तो पहले हमारी भर जाती है। ठीक, इसके अलावा यहीं पे अब जो ऑक्सीजन है ना, वो बाकी एयर से फिल्टर होती है, यानी अलग होती है, और लंग्स में हमारे छोटे छोटे महीन महीन बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर, उन ब्लड वेसल्स के अंदर वो ऑक्सीजन मिल जाती है और उससे वो पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा बॉडी के अंदर जनरेट हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो भी वापस आता है और उसी ब्लड वेसल से इन लंग्स में दोबारा चला जाता है, और लंग्स में मौजूद जो हवा भरी है ना उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हमारे बाहर चला जाता है सांस में। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद रहती है। ठीक है, हम लोग बॉडी के अंदर जितनी सांस लेने में जितनी भी एयर आ रही है, उसका जो 100% ऑक्सीजन है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, कुछ ही उसके हिस्से का यूज़ होता है, और बाकी जो होती है सांस छोड़ने में बाहर चली जाती है। ठीक है, ऐसा रहता है। अच्छा, फेफड़ों के नीचे ना हमारा ये होता है डायाफ्राम। ठीक है, अब डायाफ्राम के सिकुड़ने से, डायाफ्राम के खिंचने से ही ये जो फेफड़े हैं इनकी फूलने और बंद होने की मोशन होती है, इसी से हम सांस लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें आगे चलते हैं, लेकिन पहले साइंस और सोसाइटी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, वाइल अ लॉट ऑफ डस्ट is filtered out from the inhaled air, often small infectious particle can get through the lungs। क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो जो डस्ट है वो बाहरी फिल्टर हो जाती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं वो हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा था, उसमें जो SARS-CoV-2 वायरस था, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है ना, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सीरियस लंग्स प्रॉब्लम भी हो रही थी। ठीक है, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए सिंपल मॉडल। चलो हम लोग ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझते हैं एक सिंपल मॉडल की सहायता से। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है जो कि है 9.2। चलो इसको कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं, टेक आ वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल विद आ लिड, रिमूव इट्स बॉटम। आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ऐसे लेनी है, ठीक है, वाइट मतलब चौड़ी थोड़ी मोटी लेना, और उसका जो बॉटम है मतलब नीचे जो हिस्सा है ना उसको हटा दो। ठीक है, मेक अ होल इन द लिड ऑफ द बॉटल, बॉटल के लिड यानी ढक्कन में ऐसे छेद कर दो। टेक अ वाई शेप हॉलो ट्यूब एज शोन इन फिगर 9.9, जैसे फिगर 9.9 में दिया हुआ है ऐसे वाई शेप का आपको खोखला एक ट्यूब लेना है।
fixed to deflated balloon to the fork end of the tube, secure them with rubber band to make them airtight। क्या कह रहे हैं कि वाई शेप का जो ट्यूब था, इसके यहाँ पे दो पचके हुए जो बलून है ना, उनको बांध दो और रबर बैंड से अच्छे से बांध देना इस चीज को, ठीक है। इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लिड फ्रॉम द ओपन बेस of the bottle and seal the lid with a clay to make it airtight। क्या कह रहे हैं कि आपको अब क्या करना होगा कि जो सीधा वाला हिस्सा है, जो ट्यूब का सीधा वाला हिस्सा है, उसको आप ऐसे ढक्कन से इस तरीके से निकाल दो, ठीक है, और इसको क्ले से बंद कर दो ताकि ये एयर टाइट हो जाए, ठीक, मतलब एयर उसमें अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि जो ओपन बेस है उस पर आपको रबर, पतली सी रबर की एक शीट लगा देनी है, उसको भी टाइटली रबर बैंड से बांध देना है। पुल द रबर शीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड एंड वॉश द बलून। अब क्या कह रहे हैं कि आपको अब क्या करना होगा कि सेंटर से, यानी कि बीच से ये जो आपने रबर बांधा है ना, उसको ऐसे नीचे की तरफ खींचो, ठीक है, और देखो क्या होगा। तो जैसे ही आप ये करोगे ना, तो ये जो बलून है ना दोस्तों, ये अपने आप फूल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इनको नीचे खींचोगे अपने आप फूल जाएंगे, जैसे आप इसको ऊपर खींचोगे, ऊपर से छोड़ दोगे, ये सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। डायाफ्राम की जो ऐसी ये मूवमेंट होती है ना, इसी की वजह से हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर हवा आती और जाती है, ठीक है। अच्छा, ये इनहेलेशन का है क्योंकि हवा अंदर आ रही है, फेफड़ों में भर रही है, और ये एक्सहेलेशन का है क्योंकि हवा क्या है, बाहर जा रही है, फेफड़ों से बाहर निकल रही है, ठीक। चलो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा? तो दोस्तों हम लोग यही ऑब्जर्व करने वाले हैं कि जब डायाफ्राम को खींचते हैं तो बलून फूल जाता है, लेकिन जैसे उसको हम छोड़ते हैं, रिलैक्स उसको देते हैं, बलून सिकुड़ जा रहे हैं। नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बलून। अब क्या कह रहे हैं, जो रबर शीट है ना उसको छोड़ दो और ऑब्जर्व करो बलून को। व्हाट चेंज डू यू सी इन द बलून? बलून में आपको कौन से चेंज दिख रहे हैं? तो यही चेंज दिख रहे हैं कि जो बलून है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहे हैं। When you pull the rubber sheet downward, the balloon inflate। जब भी आप रबर शीट को नीचे की तरफ खींचते हो तो बलून क्या है, इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। Conversely, when you release the rubber sheet upward, the balloon deflate। इसी तरीके से जब आप रबर शीट को क्या करते हो, छोड़ देते हो, तो बलून जो है वो पिचक जाता है। When you breathe in, inhale, your chest expand as the rib move up एंड आउटवर्ड। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो एक्सपैंड होता है, वो हमारा फूलता है, और जो रिब्स हैं, हमारी पसलियां हैं, वो ऊपर की ओर, बाहर की ओर मूव करती हैं। द डायाफ्राम, अ डोम शेप मसल बिलो द लंग्स, मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट एंड एयर एंटर्स द लंग। इससे कि चेस्ट के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और जो हवा है वो लंग्स के अंदर आती है। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप ब्रीथ आउट करते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, तो जो रिब्स हैं वो हमारी नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आती हैं, और जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे कि जगह कम हो जाती है और जो एयर है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलो, what do the balloon in the model mentioned in figure 9.9 represent? जो बलून्स हैं हमारे मॉडल 9.9 फिगर में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फेफड़ों को। What does the rubber sheet represent? रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है डायाफ्राम को। इन दिस मॉडल, इस मॉडल में द बलून रिप्रेजेंट लंग्स। यही कह रहे हैं कि भाई इस मॉडल में जो बलून है वो लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो रबर शीट है वो डायाफ्राम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। Science and society, breathing practice for a healthy life. Breathing exercise has been practiced across different cultures in India and worldwide for centuries. क्या कह रहे हैं कि अलग अलग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत के कई सारे कल्चर में, संस्कृति में और दुनिया भर के कई सारी जगहों पे इसको हमेशा से करते आए हैं। Pranayam is well known for improving respiratory health, mind relaxation and concentration. प्राणायाम जो है ये एक बहुत ही जानी मानी रेस्पिरेटरी कह सकते हो, हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली, माइंड को रिलैक्स करने वाली और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है।
इन लद्दाख में पीपल प्रैक्टिस तुमो ब्रीदिंग। लद्दाख के अंदर लोग जो हैं वो तुमो ब्रीदिंग करते हैं। अ टेक्निक दैट इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड हेल्प कीप द बॉडी वार्म इवन इन कोल्ड वेदर। जो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि फेफड़ों के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और शरीर को ठंडी में भी गर्म रखने में सहायता देती है। सिमिलरली इसी प्रकार से डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज टू प्रमोट वेलबींग। गहरी सांस लेने वाली जो तकनीकें हैं ये वेलबींग यानी कि बेहतरी को प्रमोट करते हैं। Some traditions combine deep breathing with chanting using rhythmic breath control to enhance relaxation and mental clarity। कुछ ट्रेडिशंस में जो ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है, गहरी सांस लेना है, इसको चैंटिंग के साथ में मतलब कुछ चैंट करने के साथ में मिक्स कर देते हैं जिससे कि रिदमिक ब्रीथ हो पाती है, जिससे कि रिलैक्सेशन आपका बेहतर होता है और आपकी मानसिक रूप से आपको काफ़ी क्लैरिटी देखने को मिलती है। What do we breathe out? हम लोग सांस में बाहर क्या छोड़ते? तो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए हमारी एक और एक्टिविटी है 9.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। अच्छा, ये टीचर द्वारा करा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर, चूना पानी लेना है 2 टेस्ट ट्यूब ए और बी में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में आपको सिरिंज से या पिचकारी से हवा डालनी होगी, ठीक है। दैट यू इनहेल, मतलब वही आपको ऐसी पिचकारी की मतलब सिरिंज खींचना है, उसमें जो हवा है उसको डाल देना टेस्ट ट्यूब ए में। टेस्ट ट्यूब बी में अब आपको क्या करना है, रिपीटेडली आपको एक स्ट्रॉ लगाना है और मुंह से उसमें फूकना है, बी वाले में मुंह से फूकना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ लाइम वाटर? क्या आपको लाइम वाटर में कोई कलर चेंज आया? तो देखो दोस्तों, जिसमें आप सिरिंज से हवा डाल रहे थे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें नो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जिसमें आप फूक रहे हो ना, इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की वाइट हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? मिल्की वाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, लाइम वाटर जो है वो आपके सांस से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और कभी भी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न मिल्की और क्लाउडी। यही कह रहे हैं कि भाई जो लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब बी में वो मिल्की दूधिया रंग का हो जाएगा या क्लाउडी हो जाएगा। बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट चेंज। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में जो लाइम वाटर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या दर्शाता है? लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर जो चूना पानी होता है ये मिल्की हो जाता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है। देयरफॉर दिस इंडिकेट दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एयर वी इनहेल। इससे हमको ये पता चलता है कि जिस सांस को हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जिस हवा को हम अंदर लेना उससे। हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन? क्या कह रहे हैं कि जो गैसों का आदान प्रदान है आखिर ये कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द लंग्स एंड फिल द एल्वियोली। क्या कह रहे हैं कि भाई ब्रीदिंग की प्रोसेस के द्वारा जो फ्रेश एयर है मतलब बाहर की जो ताज़ी हवा है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और एल्वियोली के अंदर इकट्ठा हो जाती है। द एल्वियोली हैज़ थिन वॉल सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब कंटेनिंग ब्लड। क्या कह रहे हैं कि भाई जो एल्वियोली होती है उसके चारों तरफ थिन वॉल होती है, बहुत ही पतली सी दीवार होती है जिसमें ब्लड होता है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू एल्वियोली। ये जो ब्लड है ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, वेयर इट रिलीज्ड इट इनटू एयर, और उसको एयर में छोड़ देता है। At the same time, oxygen from the alveoli passes into the blood and is transported to all part of the body। और उसी समय पे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो ऑक्सीजन जो है वो इसी ब्लड में मिल जाता है और फिर ये ब्लड जाके बॉडी के बाकी हिस्सों में उसको रिलीज कर देता है। Have you ever wondered how the food you eat give you energy? क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खाते हो वो आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा कैसे देता है? The key is not only the food but also the oxygen we breathe। यहाँ पे जो की है वो सिर्फ खाना नहीं है, मतलब आपको ऊर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से नहीं मिल रही बल्कि ऑक्सीजन भी इसमें शामिल है। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, our body break it down into simpler substance like sugar, glucose।
तो हमारा जो शरीर है वो उसको सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, उसमें तोड़ देता है। ऑक्सीजन हेल्प ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, और ये जो ऑक्सीजन होती है ये ग्लूकोज को और ब्रेक डाउन करती है और तोड़ती है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। द वर्ड इक्वेजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। जो वर्ड इक्वेजन है रेस्पिरेशन की वो ये होती है कि भाई ग्लूकोज जो खाने से मिला है वो, उसमें जब ऑक्सीजन जो कि हमने सांस से अंदर खींची है वो ऑक्सीजन जब मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और होती है एनर्जी। ठीक है, जिसमें एनर्जी और वाटर का यूज बॉडी कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान, वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड एक्सहेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल एयर। सांस लेने के दौरान हम लोग अपने आसपास से हवा को अंदर खींचते हैं और सांस छोड़ने के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नोट दैट नॉट ऑल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। सारी जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर ले रहे हैं वो यूज नहीं होती, सारी की सारी यूज नहीं होती। ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि हम जो इनहेल कर रहे हैं हवा, उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, अब जब हम सांस अंदर को खींचते हैं तो ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा हमारे शरीर के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, तकरीबन 4 से 5% तक का जो हिस्सा है वो शरीर के अंदर चला जा रहा है, जबकि बचा हुआ 16 से 17% जो ऑक्सीजन है ना वो यहीं बनी रहती है। ठीक है, अच्छा, और 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब वो हमारे शरीर से आके इस हवा में मिल जा रही है। मतलब अब जो हम हवा छोड़ेंगे उसमें पहले के मुकाबले जो ऑक्सीजन की मात्रा है, छोड़ने वाले की बात कर रहा हूँ, जो हम हवा छोड़ रहे हैं उसमें पहले के मुकाबले ऑक्सीजन की मात्रा 16 से 17% होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.04 से बढ़ के 4 से 5% तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए, सम अदर एनिमल्स कैन यूज लार्जर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कुछ हमारे जो जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन का काफ़ी बड़ा हिस्सा रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल कर पाते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैस इंश्योर दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो हमारा गैसों का आदान प्रदान है ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि शरीर के हर अंग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके ऊर्जा बनाने के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सही से बाहर निकल सके। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाइल रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। क्या कह रहे हैं, साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन जो है वो शरीर के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान जो शरीर के अंदर आई हुई ऑक्सीजन है इससे ये क्या करती है, खाने को ब्रेक डाउन करके, खाने को और तोड़ के उसमें से ऊर्जा निकालती है। दिस एनर्जी हेल्प अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। और ये जो ऊर्जा होती है ये हमको चलने में, दौड़ने में, खेलने में, यहाँ तक कि सोचने में सहायता देती है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग यानी सांस लेना ये एक फिजिकल प्रोसेस है, वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड आवर बॉडी। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये एक केमिकल यानी कि एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि शरीर के अंदर घटित होती है। बोथ दी प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और ये दोनों ही प्रक्रियाएं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आवर बॉडी हैज़ यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस। हमारे शरीर के अंदर खास प्रकार का तंत्र होता है जो पोषण तत्व है, ऑक्सीजन है, सब्सटेंस है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो पूरा तंत्र होता है इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इट इंक्लूड दी हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसके अंदर हृदय, रक्त और रक्त धमनियां यानी कि ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं। दी हार्ट पंप ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स ensuring the transport of nutrients, oxygen and other substance to all part of the body while waste product are carried away। जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो क्या करता है, पूरे शरीर के जितने भी खून की नसें होती हैं उसमें ब्लड को पंप करता है, यानी वो खून को भेजता है, जिससे कि जो पोषण तत्व हैं, ऑक्सीजन है और जो बाकी सब्सटेंस हैं वो ब्लड के साथ में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी आते जाते रहते हैं।
साइंस एंड सोसाइटी। स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इट डैमेजेस द लंग्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डिसीजेस। ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और जो सीरियस डिसीजेस होती हैं, खतरनाक बीमारियां होती हैं, उनके होने के चांसेस को बढ़ा देता है, इंक्लूडिंग लंग कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अदर रेस्पिरेटरी इलनेस। इसमें लंग कैंसर और बाकी सांस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो शामिल हैं। इट लेड टू परसिस्टेंस कॉफिंग एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। इसकी वजह से काफ़ी खांसी आती रहती है और इन्फेक्शन भी होता रहता है। In addition to harming the smoker, smoking releases toxic chemical into air, putting other at risk. जो सांस ले रहा है, जो धूम्रपान कर रहा है, उसके अलावा जो स्मोकिंग होती है यानी कि धूम्रपान होता है, इससे हानिकारक केमिकल्स हवा में रिलीज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे कि बाकियों के जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। When non-smokers inhale this polluted air, they experience passive smoking, which can be especially dangerous for children, pregnant women, and the elderly. और जब यही जो प्रदूषित हवा जो है, जब ये नॉन स्मोकर जो धूम्रपान नहीं करता उसके द्वारा अंदर ली जाती है, तो उसको पैसिव स्मोकिंग इसको बोलते हैं। मतलब उसको पैसिव स्मोकिंग एक तरीके से होती है वो, और ये जो है बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ड्यू टू दीज रिस्क, इन खतरों की वजह से अवॉइडिंग स्मोकिंग हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ दोज अराउंड अस। क्या कह रहे हैं कि इन्हीं खतरों की वजह से धूम्रपान अवॉइड करना, मतलब धूम्रपान ना करना, ये सिर्फ आपके खुद की सेहत को नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है। डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमन डू। क्या जो बाकी जानवर हैं वो भी उसी प्रकार से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वैसे जैसे कि इंसान लेते हैं। यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। आपने पढ़ा है कि अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार के हैबिटेट यानी अलग अलग प्रकार की जगह पर रहते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग। हो सकता है आपने चिड़ियों को उड़ते हुए, मछलियों को तैरते हुए ऑब्जर्व करा हो, देखा हो। हाउ डू दे ब्रीथ, ये सांस कैसे लेते हैं। Animals such as bird, elephant, lion, cow, goat, lizard and snake breathe through their lungs. जानवर जैसे कि चिड़िया, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली, सांप, ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। Although all these animals have lungs, the structure of their lungs are quite different. वैसे तो इन सभी जीवों के अंदर, जानवरों के अंदर फेफड़े होते हैं, लेकिन इनके फेफड़ों का इनके फेफड़ों का ढांचा काफ़ी क्या होता है, अलग होता है। Most aquatic animals like fishes have specialized structure known as gills. ज़्यादातर जो पानी के जो जानवर होते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, इनमें खास प्रकार के ढांचे होते हैं जिनको हम बोलते हैं गिल, जिनको हम गिलफड़े बोलते हैं। These richly supplied with blood vessels. इसमें blood vessels यानी रक्त धमनियाँ, खून की खूब सारी नसें होती हैं। The exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the gas डिजॉल्व इन वाटर टेक प्लेस अक्रॉस द गिल्स। और आदान प्रदान, गैसों का जो आदान प्रदान है, ऑक्सीजन का जो आना है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो निकलना है, वो इन गिल फड़ों के ही पास में होता है। अच्छा, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, वो मिली रहती है, ठीक है, और उसी ऑक्सीजन का ये यूज़ करते हैं, उसी ऑक्सीजन को फिल्टर करके ये जो मछलियाँ होती हैं ना उसका यूज़ करती हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक, ये पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट फॉर ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस पे वो ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए अलग अलग अंगों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो टैडपोल्स होते हैं वो अपने गिलफड़ों से सांस लेते हैं। वाइल एडल्ट फ्रॉग यूज लंग्स फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड एंड स्किन फॉर गैस एक्सचेंज वाइल दे स्टे इन वाटर। जबकि जो एडल्ट, जो वयस्क मेंढक होता है, वो ज़मीन पर फेफड़ों से सांस लेता है और पानी के अंदर अपने त्वचा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। This adaptation helped them survive both in water and on land, showing how animals have adapted over time to different environments. ये जो अडेप्टेशन है, ये उनको भूमि पर, जमीन पर और पानी में, दोनों में सर्वाइव करने में हेल्प देता है, और ये दर्शाता है कि समय के साथ साथ जो अलग अलग जानवरों हैं, उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो अर्थवॉर्म होते हैं यानी कि जो केचुए होते हैं, ये अपनी नम
जो चमड़ी होती है, नम जो स्किन होती है, खाल होती है, उसकी सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। Thus, different animals have different breathing mechanism to suit their unique habitat. इसीलिए मतलब जो अलग अलग जानवर होते हैं उनके अलग अलग ब्रीदिंग मैकेनिज्म होते हैं उनके विशेष हैबिटेट्स के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के अलावा द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर अदर सिस्टम विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर इन द बॉडी एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। क्या कह रहा है कि भाई पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रेस्पिरेटरी जो ये सिस्टम है, मतलब इन सभी सिस्टम्स के अलावा और भी कई सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में शरीर के अंदर काम करते हैं और इन्हीं के वजह से अलग अलग काम हो पाते हैं और जो जीवन है वो पनप पाता है। यू विल स्टडी अबाउट दैम इन हायर ग्रेड्स। इनके बारे में आप हायर ग्रेड्स में सीखोगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा चैप्टर, बट क्वेश्चन आंसर से पहले चलो इन पॉइंट्स को पढ़ के चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि लाइफ प्रोसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आर एसेंशियल। मतलब ये जो लाइफ प्रोसेस होती हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इन प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें मुंह, ऑसोफेगस, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सब शामिल है, ठीक है। और साथ ही में लिवर और पैनक्रियास शामिल हैं। जो पचा हुआ खाना होता है वो छोटी आंत में जो दीवार होती है उसके द्वारा उसको सोखा जाता है। उसके पोषण तत्व जो हैं वो छोटी आंत में मौजूद दीवार द्वारा सोखे जाते हैं। जो पोषण तत्व सोखे गए हैं शरीर के अंदर वो खून के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों में जाते हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल अलग अलग काम करने के लिए होता है। जो बड़ी आंत होती है वो खाने में से जो ज़्यादातर बचा हुआ पानी है उसको सोख लेता है और कुछ जो सॉल्ट्स हैं उनको सोख लेता है। घास खाने वाले जो जानवर हैं जैसे कि गाय, बकरी, इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। ये अपने खाने को पहले चबाते हैं फिर निगल जाते हैं। बाद में ये जो थोड़ा सा पचा हुआ खाना है ये फिर से मुंह में लौटता है और फिर जो जानवर है इसको अच्छी तरीके से चबा के खाते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स यानी सांस लेने में हवा जो है सांस जो हम लेते हैं तो जब हवा अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन होता है, जब बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है वो लंग्स में एल्वियोली में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन जो कि हम सांस अंदर लेने में अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाती है। इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो शरीर के अंदर जो पोषण तत्व हैं, ऑक्सीजन है, उसको अलग अलग हिस्सों तक लेके जाता है। इसके अंदर दिल शामिल है जो कि खून को पंप करता है खून की धमनियों यानी कि खून की नसों में, और ये ऑक्सीजन और पोषण तत्वों को अलग अलग जगहों तक पहुंचाता है, जबकि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये रिमूव करता है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन ये एक केमिकल प्रोसेस है। अलग अलग जानवरों में सांस लेने का जो मैकेनिज्म होता है वो उनके हैबिटेट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो चलो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, कंप्लीट द जर्नी ऑफ द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल बाय फिलिंग अप द बॉक्स विद एप्रोप्रिएट पार्ट्स। तो दोस्तों ये आपका एलिमेंट्री कैनाल पूरा दिया हुआ है, इसमें खाली जगह पे आपको भरना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ जा रहा है, माउथ में, मुंह में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, माउथ से ये फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप जिसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं ना, वहां पे जाता है। माउथ से ये कहाँ जाता है, फूड पाइप ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस से ये स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और आखिरी में एनस, ठीक है। यही तो पूरी जर्नी है कि नहीं है, यही उसकी जर्नी होती है, ठीक। चलो लिख लेते हैं। तो फूड, माउथ, ओसोफेगस, देखो यहां जगह छोटी है ना तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। OESOPHAGUS, ठीक है, ये होती है इसकी स्पेलिंग, ओसोफेगस की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। सही से लिखना।
ओसोफेगस, तो ये हो गया ओसोफेगस। स्टमक के बाद में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, INTESTINE, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में होता है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, LARG, लार्ज इंटेस्टाइन, NTESTUS और TINE, टाइन, ठीक है। और आखिरी में ये कहाँ जाता है? एनस में, ठीक। चलो, तो ये तो इसका आंसर, सही सही लिख लेना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? साहिल प्लेस सम पीस ऑफ चपाती इन टेस्ट ट्यूब ए। साहिल ने टेस्ट ट्यूब ए में चपाती के कुछ रोटी कुछ टुकड़े रखे। नेहा प्लेस च्यूड चपाती इन टेस्ट ट्यूब बी। नेहा ने चबाई हुई रोटी के टुकड़े बी में डाल दिए। एंड संतोषी टुक बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो इन टेस्ट ट्यूब सी। और टेस्ट ट्यूब सी में संतोषी ने उबाले हुए और उसको पीसे हुए, मतलब कूचे हुए आलू को टेस्ट ट्यूब सी में डाल दिया। ऑल ऑफ देम एडेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। सभी ने अपने टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तीनों में। अब बताओ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, उसका रीजन दो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो चबाया, सबसे पहले चबाई हुई, सबसे पहले रोटी ऐसी रखी थी, ठीक है। तो जो रोटी ऐसी ही रखी है वो तो तुरंत आपकी कैसी हो जाएगी? ब्लू ब्लैक हो जाएगी, ठीक। जो चबाई हुई रखी थी उसमें चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और जो आलू रखे हैं वो भी ब्लू ब्लैक हो जाएंगे। रीजन क्या है? देखो, रोटी के अंदर स्टार्च मौजूद होता है कि नहीं? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और स्टार्च को जब भी आप आयोडीन स्टार्च पे डालते हो तो ये दोनों रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर बनाते हैं, ठीक है। अब रोटी को चबाया नहीं है, रोटी को ऐसे रखा है, मतलब जो भी रोटी के अंदर स्टार्च था वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। और जिसमें आप जब आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जब रोटी चबाई है, बी वाले टेस्ट ट्यूब जिसमें रोटी चबाई गई है, उसमें जो स्टार्च है वो क्या हो गया? वो ब्रेक डाउन होकर माल्टोज बन गया है, ठीक है ना। तो बी वाले में स्टार्च मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है तो बहुत कम मात्रा में मौजूद है, ठीक है। इसलिए जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे ना, तब उसमें या फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत हल्का रंग आने वाला है, ठीक है। जबकि सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आलू है, उबला आलू, उसको बस ऐसे पीस के रख दिया गया। अगर आलू को भी चबा के अंदर डालते तो उसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसको पीस के ऐसे डाल दिया गया है, मतलब अब भी इसमें स्टार्च मौजूद है, तो सी वाले में भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सी वाले में भी कलर चेंज जो है वो आपका होने वाला है, ठीक। रीजन यही है कि भाई, ए का रीजन यही है कि उसमें स्टार्च मौजूद था। बी वाले में कलर चेंज ना होने का रीजन यही है कि मुंह का जो सलाइवा है उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया, और सी वाले में भी स्टार्च मौजूद है इसलिए उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 पर चलते हैं। तो 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ डायाफ्राम इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डायाफ्राम का काम क्या होता है? तो ये है थर्ड वाला, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या करता है? हेल्प देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैच द फॉलोइंग। एक तरफ लिखे हुए हैं पार्ट्स के नाम, दूसरी तरफ है फंक्शन, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ना फंक्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? फ्रेश एयर बाहर से एंटर होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, छोटे छोटे बाल और म्यूकस जो कि डर्ट और डस्ट को रोकते हैं, और एयर जो है वो फेफड़ों तक पहुंचती है इस हिस्से के द्वारा। तो सबसे पहले नॉस्टल। तो दोस्तों नॉस्टल, ये ए को मिला दोगे, ठीक है। जो फ्रेश एयर है वो यहीं से एंटर करती है। फिर है नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज में टाइनी हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जो कि डस्ट को रोकता है। विंड पाइप, इसी के द्वारा जो हवा है वो फेफड़ों तक पहुंचती है। एल्वियोली, गैसों का आदान प्रदान यहीं पे होता है। और रिब केज जो है ये फेफड़ों को बचाने का काम करता है। ये हो गया इसका आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? अनिल क्लेम्स टू हिज फ्रेंड शानवी दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम प्रोसेस। अनिल जो है अपने दोस्त शानवी से कह रहा है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों सेम प्रक्रियाएं होती हैं। व्हाट क्वेश्चंस कैन शानवी आस्क हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट करेक्ट। शानवी उससे क्या सवाल पूछ सकती है ताकि उसको ये आभास हो कि वो सही नहीं है, ठीक है। देखो, शानवी पहले तो उसको समझा सकती है कि अगर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होते, ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होते तो ये बताओ रेस्पिरेशन में एनर्जी पैदा हो रही है जबकि ब्रीदिंग में नहीं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा सवाल पूछ सकती है। या फिर ऐसे पूछ सकती है कि अगर एयर सिर्फ अंदर आती है और जाती है ब्रीदिंग में, ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से पैदा हो रही है?
ठीक है, ब्रीदिंग अगर रेस्पिरेशन दोनों सेम है तो ब्रीदिंग में तो एयर अंदर बाहर आती है ना, तो एनर्जी कहाँ से पैदा हो रही है। ठीक है, तो ऐसे अगर सवाल पूछेगी तो हो सकता है उसको रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई मैं गलत हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्यों। तो अनु कह रही है वी इनहेल एयर, शानू कह रही है वी इनहेल ऑक्सीजन, तनु कह रही है वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। अनु कह रही है कि हम हवा को अंदर लेते हैं, शानू कह रही है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और तनु कह रही है कि हम ऐसी हवा को अंदर लेते हैं जो कि ऑक्सीजन से भरपूर होती है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना दोस्तों, वो यही वाला है, लास्ट वाला, तनु का। ठीक है, तनु का ही सही है। देखो, सिर्फ हवा को सांस लेने से काम नहीं चलता, सिर्फ हवा को सांस लेने से काम नहीं चलता। अगर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, अगर कहीं पे कोई चीज़ जला रहे होते हो ना, उसके पास हम लोग होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। क्यों होती है? क्योंकि अब हवा के साथ में ना खूब सारी क्या आ रही है, कार्बन आ रहा है, खूब सारा गंदगी आ रही है हमारे बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन क्या है, कमी हो रही है वहां पर। ठीक, इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही। तो इसीलिए सिर्फ हवा अंदर लेने से मतलब नहीं होता। आप कह रहे वी इनहेल ऑक्सीजन, नहीं, हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते हैं, हम एयर अंदर लेते हैं और उस एयर के अंदर ऑक्सीजन के अलावा बाकी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसीलिए गलत हैं। तनु का एकदम सही है कि भाई हम लोग एयर को अंदर लेते हैं जो कि ऑक्सीजन से भरपूर होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो हम लोग ऐसी एयर को अंदर ले रहे हैं जिसमें तकरीबन 21% ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो इसका सही है। 7th क्या है, वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। क्या कह रहे हैं कि जब भी हम बहुत ज़्यादा धूल वूल वाली जो हवा है उसको अंदर लेते हैं तो हमको छींक आती है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो, रीज़न क्या है इसका? रीज़न इसका यही है कि जो हमारे क्या बोलते हैं, देखो पहले तो समझ लो कि छींक आ किस ले रही है, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने ऐसी एयर में सांस ले लिया है जिसमें डर्ट बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अब जब यही मिट्टी जो है, जब ये हमारे नेज़ल जो लाइनिंग है ना, उसमें मतलब नाक के अंदर जो हमारे बाल म्यूकस है ना, इसमें जब बहुत सारी मिट्टी ट्रैप होने लगती है ना, तो हमको स्नीज होता है। ठीक है, मतलब इरिटेट होता है नाक के अंदर वाली लाइनिंग में, और इसी इरिटेशन की वजह से हमको छींक आती है। अच्छा, छींक में क्या होता है कि जो ये होते हैं डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना, ये उस छींक के साथ में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमको इरिटेशन बंद हो जाता है और क्या बोलते हैं, और फिर हमको छींक नहीं आती है। ठीक है, तो यही है कि भाई हमारे जो नेजल पैसेज है ना, उसमें नन्हे नन्हे हेयर होते हैं, और म्यूकस में क्या है, डर्ट, जो डस्ट है ये ट्रैप हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा डर्ट और डस्ट अंदर आ जाती है तो नेजल लाइनिंग में क्या होती है, इरिटेशन होने लग जाती है, और इसी की वजह से, इसी इरिटेशन की वजह से हमको स्नीज आती है, छींक आती है, जिससे कि जो इतने सारे डर्ट और डस्ट पार्टिकल मौजूद हो गए थे ना एयर पैसेज में, वो बाहर निकल जाते हैं और एयर पैसेज हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक, चलो 8वें पर आते हैं। 8वां क्या है? 8वां है परिधि एंड अनुषा ऑफ ग्रेड 7 स्टार्टेड रनिंग फॉर देयर मॉर्निंग वर्कआउट। अनुषा और परिधि कक्षा 7 में है और ये अपने मॉर्निंग वर्कआउट के लिए दौड़ रहे हैं। आफ्टर दे कंप्लीटेड देयर रनिंग दे काउंटेड देयर ब्रीथ पर मिनट। जब उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली तो वो अपनी ब्रीथ पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं, उसको काउंट कर रहे हैं। अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि। अनुषा जो है वो परिधि से ज़्यादा तेजी से सांस ले रही है। प्रोवाइड एटलीस्ट 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि। आपको 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने होंगे कि जो अनुषा है वो परिधि से ज़्यादा तेज सांस क्यों ले रही है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 देने हैं पॉसिबल रीजंस। तो पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है अनुषा ने ज़्यादा भागा हो या ज़्यादा तेजी से भागा हो। ठीक है ना, ज़्यादा तेजी से भागेगी तो सीधी सी बात है एनर्जी की खपत शरीर में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी की खपत ज़्यादा हो रही है, हमको पता है कि ऑक्सीजन लगती है एनर्जी बनाने में, तो सीधी सी बात है जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो भी बढ़ जाएगी, मतलब उस के लिए वो तेज से हाँफने लगेगी ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि अनुषा को हो सकता है स्टैमिना फिटनेस क्या हो, लो हो। ठीक है, स्टैमिना फिटनेस लो हो, बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग ना हो, जिस वजह से उसको ज़्यादा ऑक्सीजन लग रही है। ठीक है ना, और 2 ही देने थे बस, इतने बहुत हैं। ठीक है, 2 ही देने थे, यही 2 दे दो काफ़ी हैं। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? यादू कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज आइडिया। यादू ने एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। ही टुक 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। उसने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ए और बी,
एड अ पिंच ऑफ फ्लावर राइस टू द टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में उसने एक चुटकी चावल का आटा डाला। हाफ फिल्ड विद वाटर एंड स्टीयर देम प्रॉपरली, उसने एक में आधा पानी डाल दिया, बढ़िया से उसको अच्छे से मिला दिया। टू टेस्ट ट्यूब बी ही एडेड फ्यू ड्रॉप ऑफ सलाइवा, टेस्ट ट्यूब बी में उसने कुछ सलाइवा की बूंदें डाली। ही लेफ्ट टू टेस्ट ट्यूब फॉर 35-45 मिनट, उसने 35 से 45 मिनट के लिए दोनों टेस्ट ट्यूब छोड़ दी। आफ्टर दैट, उसके बाद में ही एडेड आयोडीन सोल्यूशन इनटू बोथ द टेस्ट ट्यूब, उसने दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन सोल्यूशन डाला। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आर शोन इन फिगर 9.15, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आपको 9.15 इसमें देखने को मिल जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक ही वांट टू टेस्ट, क्या लगता है आपको क्या टेस्ट करना चाह रहा था? तो वो टेस्ट करना चाह रहा था कि जो सलाइवा होता है उसका स्टार्च पे क्या असर पड़ता है। हो सकता है इसको टेस्ट ट्यूब करना, मतलब इस चीज को टेस्ट करना वो चाह रहा हो, ठीक है, क्योंकि पहले में उसने चावल का आटा डाला, चावल के आटे में स्टार्च होता है, जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डालोगे वो आपका डार्क कलर हो जाएगा, ठीक। जबकि दूसरे में उसने सलाइवा डाल दिया, सलाइवा कुछ बूंदे डाल दी, तो इससे जो स्टार्च था चावल के आटे में मौजूद वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया, ठीक है, और इसी का रीजन है कि इसका कलर ऐसा आया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वो ये टेस्ट करना हो सकता है चाह रहा हो कि जो सलाइवा है वो स्टार्च पर उसका क्या एक्शन रहता है, शायद ये वो टेस्ट करना चाह रहा हो। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 है रक्षिता डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, रक्षिता ने एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करा हुआ है। टेकिंग 2 क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसने 2 क्लीन टेस्ट ट्यूब ली हैं, ए एंड बी, ए बी नाम दे दिया, एंड फिल्ड देम विद लाइम वाटर, और चूना पानी से उसको उसने भर दिया। एंड टेस्ट ट्यूब ए में द सराउंडिंग एयर दैट वी एक्सेल passed on by sucking air from the pipe, and in test tube B the exhaled air was blown through the pipe 9.16. What do you think she is trying to investigate? How can she confirm her findings? देखो यहाँ पे ये जो बच्ची है इसका नाम है रक्षिता, इसने क्या करा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है, दोनों में लाइम वाटर है, दोनों में क्या है, लाइम वाटर है, यानी कि उसमें दोनों में चूना पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस वाले में वो क्या कर रही है, सांस खींच रही है, इस वाले में छोड़ रही है। तो अब क्या होगा कि अब जब वो सांस अंदर खींच रही है तो यहां से यहां पे मौजूद वो एयर जाने वाली है जो कि क्या है, ऑक्सीजन रिच है, ठीक है ना, वो उसके अंदर जाएगी। और साथ ही में यहां पे भी, क्योंकि अब वो यहां से एयर खींचना है तो सीधी बात है इस पाइप से एयर अंदर जाएगी, तो इस पाइप जो अंदर एयर जा भी रही है ये भी वही एयर होने वाली है जो कि ऑक्सीजन रिच है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जबकि यहां पर देखो, अब जब वो सांस छोड़ रही है तो ये सीधे किस में जा रहा है, लाइम वाटर में जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि हमको पता है कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर में पास करा जाता है तो लाइम वाटर कैसा होता है, मिल्की हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है ये मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यही निकलने वाला है कि जब वो सांस अंदर खींच रही है तो लाइम वाटर में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब वो सांस बाहर छोड़ रही है तो लाइम वाटर का कलर चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो क्या टेस्ट करना चाह रही है, वो ये टेस्ट करना चाह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कब ज़्यादा होती है, सांस लेते टाइम या छोड़ते टाइम। तो जवाब ये है कि भाई छोड़ते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। हो सकता है उस चीज़ को खोजने की कोशिश कर रही हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।